हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित तिवारी आप सभी का श्री वेदिका एकेडमी में स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा, बहुत ही प्रचलित मुद्दा आपके सामने लेके आया हूं, जो कि आप परीक्षा के दृष्टिकोण से चाहे जर्नल नॉलेज की दृष्टिकोण से देखें तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है। वो है तीन तलाक। आज के इस लेक्चर में हम तीन तलाक की संपूर्ण जानकारी। चलिए मित्रों, तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे इस्लामिक तलाक की। इस्लामिक तलाक को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इस्लामिक तलाक, तलाक के साथ इस्लामिक वर्ड यूज किया गया है। इसका मतलब यह है कि यह मुस्लिम समाज के लिए, स्पेशल मुस्लिम समाज के लिए इंडिकेट किया गया है, क्योंकि आज हम लोगों का मेन मोटिव है, आज के इस लेक्चर का, इस वीडियो का मेन मोटिव है कि तीन तलाक के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करना। तो सबसे पहले हम लोग तलाक क्या होता है उसके बारे में क्लियर करते हैं। तो इस्लामिक समाज के लिए हम लोग मुस्लिम संप्रदाय को वर्ड यूज करेंगे, मुस्लिम संप्रदाय को इंडिकेट इसमें करेंगे। चलिए, तो मुस्लिम समाज में तलाक ऐसा जरिया है जिससे कोई भी मुस्लिम शख्स अपनी बीवी को तलाक कहकर शादी तोड़ सकता है। मतलब मुस्लिम समाज में शादी तोड़ने का एक जरिया है जिसको हम बोलते हैं तलाक। क्लियर? बस इतना शब्द ही इसके लिए काफी है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे मित्रों कि इस्लाम धर्म में तलाक के कितने प्रकार होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और हो सकेगा तो इनको दिमाग में आपको रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह इस्लाम धर्म में तीन प्रकार के तलाक होते हैं। पहला है तलाक ए अहसन, दूसरा है तलाक ए हसन, तथा तीसरा है तलाक ए बिद्दत। इसी को बोलते हैं तीन तलाक। इसी को तीन तलाक के नाम से जानते हैं, जिसका नाम है तलाक ए बिद्दत। क्लियर? ये तीन टाइप्स हैं, आपको दिमाग में रखना है मित्रों। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे, एक एक को एक्सप्लेन करके देखते हैं कि तलाक ए हसन क्या होता है, तलाक ए हसन क्या होता है, फिर तलाक ए अहसन क्या, तलाक ए अहसन क्या होता है, तलाक ए हसन क्या होता है, तलाक ए बिद्दत क्या होता है, इनके अंदर क्या प्रोविजंस हैं, अच्छे से हम लोग क्लियर करेंगे। अगर ये अच्छे से क्लियर करेंगे तब हमको इसके कानून के बारे में समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है? इसमें क्या होता है, इसमें मुस्लिम पति अपनी पत्नी को एक बार तलाक देता है, लेकिन पत्नी को छोड़ता नहीं है, पत्नी के साथ में ही रहता है। और यह 3 महीने के अंतराल के बीच, यदि उन दोनों में 3 महीने के अंतराल के बीच दोनों के बीच सुलह हो जाती है, मतलब आपसी समझाइश हो जाती है, तो 3 महीने की इद्दत अवधि, जो 3 महीने का समय दिया जाता है मित्रों, उसको बोलते हैं इद्दत अवधि। इद्दत अवधि, ये ध्यान से देखना है, ये शब्द आपको याद में रखना है, दिमाग में रखना है कि जो 3 महीने का समय दिया जाता है तलाक ए हसन में उसको बोलते हैं इद्दत अवधि। इद्दत अवधि पूरी होने के बाद तलाक प्रभावी हो जाता है, मतलब अगर सुलह नहीं होती है 3 महीने के अंदर तब तलाक प्रभावी हो जाता है और दोनों पति पत्नी के रिश्ता को समाप्त कर लेते हैं तथा उनका रिश्ता समाप्त हो जाता है और वो अलग अलग रह सकते हैं। क्लियर? ये होता है तलाक ए अहसन, पहला वाला। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे की, तलाक ए हसन। तलाक ए हसन क्या होता है, इसमें मुस्लिम पति अपनी पत्नी को एक एक महीने के अंतराल पर तलाक देता है, मतलब एक एक महीने के अंतराल में तलाक देता है। कितने महीने देगा? 3 महीने।
तलाक देता है। इसी बीच अगर दोनों के रिश्ता नहीं बना, मतलब सुलह हो गई तो ठीक है, सुलह हो गई तो फिर से वो अपना रिश्ता बना सकते हैं। और यदि यह रिश्ता उनका इन 3 महीनों के बीच में नहीं बना तो तीसरे महीने बोले तो इसमें तीसरे महीने में तीसरी बार वो तलाक बोल के कहेगा, बोलेगा या लिखेगा, और बोलने पर उनका संबंध खत्म हो जाता है, मतलब फिर वो पति पत्नी नहीं रह जाते हैं। क्लियर? ये होता है तलाक ए हसन। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे की, तलाक ए बिद्दत। तलाक ए बिद्दत, इसी को बोलते हैं 3 तलाक। 3 तलाक जो कि बहुत ही चर्चित था, इसी पर भारत सरकार द्वारा एक कानून बनाया गया है, उसको हम लोग बहुत अच्छे से आज क्लियर करने वाले हैं। इसमें मुस्लिम पति अपनी पत्नी को एक ही साथ, एक ही जगह तलाक, तलाक, तलाक या 3 तलाक कहता है या लिखता है, कहता है या लिखता है तो वह तत्काल प्रभाव में आ जाता है, मतलब तुरंत लागू हो जाता है और पति और पत्नी का रिश्ता खत्म हो जाता है। पति और पत्नी का रिश्ता खत्म हो जाता है। इसे ही हम कहते हैं क्या? 3 तलाक। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑप्शन दे देगा तो क्वेश्चन पूछेगा 3 तलाक किस तलाक के अंतर्गत आता है? तलाक के अहसन, तलाक के हसन, तलाक के बिद्दत। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 3 तलाक तलाक ए बिद्दत के अंतर्गत में आता है। क्लियर? चलिए मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि हलाला क्या होता है। हलाला किसे कहते हैं? हलाला में क्या प्रोविजंस हैं? 3 तलाक के बाद पत्नी ने किसी दूसरे आदमी से शादी कर ली, अगर पत्नी 3 तलाक के बाद किसी दूसरे आदमी से शादी कर ली और उसके साथ रहने लगी, और यदि कभी उस दूसरे पति ने उसे तलाक दे दिया या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद वह पहले आदमी से, मतलब जो उसका पहले से पति था, उससे शादी कर लेती है, तो इसे बोलते हैं हलाला। इसे क्या बोलते हैं? हलाला। क्लियर? इसको अच्छे से समझिए, अच्छे से इसको समझिए। मतलब ये हैं आपके पति और पत्नी, ये हैं पति और पत्नी, ठीक है। इन दोनों के बीच हो जाता है तलाक, ठीक है। 3 तलाक इन दोनों के बीच में हो जाता है, और ये कोई अदर पर्सन है, एक अलग आदमी है, जिससे तलाक होने के बाद, ये है आपके हस्बैंड और ये है वाइफ, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है? तलाक। 3 तलाक होने के बाद फिर वाइफ इस आदमी के साथ शादी कर लेती है और इसके साथ रहने लगती है, इसके साथ रहने लगती है, शादी कर लेती है, और किसी कारणवश यदि यह आदमी भी इसको तलाक दे देता है या इसकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर इसकी जो वाइफ है, जो इसकी वाइफ बनेगी, वो फिर से अपने पहले वाले पति से, पहले वाले हस्बैंड से अगर शादी कर लेती है तो इसे ही बोलते हैं हलाला। इसे क्या बोलते हैं? हलाला। क्लियर? चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। अब क्या हुआ कि 3 तलाक का मुद्दा वो काफ़ी टाइम से 3 तलाक का मुद्दा चल रहा था, और बहुत सारे केसेस भी आए थे 3 तलाक के कोर्ट में, और चर्चित भी था। इसका विरोध पहले से किया गया था, तथा कुछ मुस्लिम समुदाय के ही कुछ ऐसे तत्व थे जो उसका विरोध भी करते थे। लेकिन अगर 1-2 पॉइंट की बात करें तो 3 तलाक खत्म करने के लिए, 3 तलाक को खत्म करने के लिए शीर्ष अदालत ने 2002 में एक चर्चा आई थी शमीम आरा की, उसी का हवाला देते हुए कुरान में भी इसका कहा गया कि इसमें इसका जिक्र कुरान में भी नहीं है। और तो जिस बात का धर्म के अनुसार ठीक नहीं, मतलब जो बात धर्म के अनुसार ठीक नहीं है, तो उसे वैध कैसे किया जा सकता है, ऐसे हवाला
माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का क्या नजरिया रहा है, तो हम उसको पॉइंट वाइज अच्छे से क्लियर करेंगे, है ना। सबसे पहला पॉइंट, 3 तलाक से पीड़ित 5 महिलाएं थी जो कि 3 तलाक से पीड़ित थी, मतलब उनके पति उनको 3 तलाक दिए थे। इसकी जो मेन थी वो थी सायरा बानो ने 2016 में सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक के खिलाफ अपील की थी या याचिका दायर की थी। क्लियर। फिर दूसरा पॉइंट सुनिए, 3 तलाक की सुनवाई के लिए 5 सदस्यीय विशेष बेंच का गठन किया गया था। 5 सदस्यीय विशेष बेंच मतलब 5 विशेष न्यायाधीशों का गठन किया गया था, स्पेशल किसके लिए, 3 तलाक का डिसीजन लेने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने समानता व धर्मनिरपेक्षता के आधार पर 3 तलाक का विरोध किया। 3 तलाक का विरोध किया। क्लियर। समानता, उन्होंने बताया, सरकार द्वारा कहा गया कि 3 तलाक सभी जनता को समानता का अधिकार प्रदान नहीं करता और यह धर्म के भी खिलाफ है। ये हवाला देते हुए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इंगित किया। अब हम लोग नेक्स्ट बात चले, सुप्रीम कोर्ट ने 2017 अगस्त 2017, ये आपको दिमाग में रखना है, फैसला सुनाते हुए कहा कि 3 तलाक क्या है, असंवैधानिक है और यह कुरान के खिलाफ है। इस्लाम धर्म की जो मेन पुस्तक है कुरान, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि यह कुरान के खिलाफ है, अर्थात कुरान में यह वर्णित नहीं है तथा यह संविधान के भी खिलाफ है, मतलब असंवैधानिक है। और इसे असंवैधानिक करार देते हुए 5 जजों की पीठ, जो कि ये 5 सदस्यीय बेंच था, 5 जजों की पीठ थी, इनके द्वारा इसे फैसला किया गया, जो कि 2 के मुकाबले 3 मतों से फैसला किया गया था, मतलब 3:2 में फैसला किया गया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आया, सुप्रीम कोर्ट ने इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 जो कि हमें समानता का अधिकार देता है, उसे का उल्लंघन बताया। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 21 का उल्लंघन बताया, और जो कि नागरिकों को क्या देता है, समानता का अधिकार। जैसे कि आपको मालूम होगा कि अनुच्छेद 21 हमें प्राण और दैहिक जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है, और अनुच्छेद 24 है जो कि कानून की रक्षा करता है, कानून के समक्ष सबको समान रूप से देखा जाता है। क्लियर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि शीर्ष अदालत ने सरकार को इस संबंध में कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार को, शीर्ष अदालत ने सरकार को इस संबंध में कानून बनाने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने कौन सा कानून बनाया, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक लाया गया। सरकार के द्वारा मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक लाया गया। क्लियर। अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या होता है। अब जब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हो गया कि इस पर कानून बनाया जाए, तब कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो कैसे होती है वो हम लोग अच्छे से क्लियर करते हैं। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक दिसंबर 2017 में बिल लोकसभा में पारित हो गया। लोकसभा में प्रेषित किया जाता है, वहां पर लोकसभा में पारित भी हो जाता है, लेकिन राज्यसभा में यह क्या हो जाता है, रुक जाता है, राज्यसभा में यह पास नहीं होता।
इसके बाद इसके बाद सरकार ने दिसंबर 2018 में इस मुद्दे पर अध्यादेश जारी किया जिसे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा मंजूरी भी दे दी गई थी। ठीक है, फिर अध्यादेश जारी करने के बाद सरकार ने नए सिरे से मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2018 लोकसभा में पेश किया और वह पारित हो गया। फिर से लोकसभा में 2018 में पेश किए और वह पारित होगा। ध्यान देने योग्य बातें हैं मित्रों कि यहाँ पर सबसे पहले कब पेश किया गया था, दिसंबर 2017 में, लेकिन वहाँ पर लोकसभा द्वारा पारित हो गया था लेकिन राज्यसभा द्वारा पारित नहीं हुआ था। फिर इसे दोबारा नए सिरे से फिर से लोकसभा में पेश किया गया 2018 में। 2017 में पारित नहीं हुआ, 2018 में इसे में अध्यादेश जारी किया गया जिसमें राष्ट्रपति जी मंजूरी दे दिए और इसे फिर से नए सिरे से लोकसभा में 2018 में पेश किया गया जहां पर पारित हो गया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। जब यह लोकसभा में पारित हो जाता है तो कुछ विपक्षी दल थे, सरकार के विपक्षी दल थी, जैसे बीजेपी की थी तो अपोजिशन में कांग्रेस और भी पार्टी थी जो कि जिनके द्वारा यह विरोध किया गया। क्लियर। तो विपक्षी दलों द्वारा क्या कहा गया कि इस विधेयक को संयुक्त स्थायी कमेटी को सौंपने की बात कही कि जिसे सरकार ने क्या किया, नामंजूर कर दिया। सरकार ने नामंजूर, मतलब जो विपक्षी दल थे उन्होंने कहा कि इस विधेयक को संयुक्त स्थायी समिति को सौंप दिया जाए, लेकिन सरकार ने इसे नामंजूर कर दिया। क्लियर। अब इस विधेयक की चर्चा के लिए, मतलब ये विधेयक अध्यादेश द्वारा पास हुआ था, इस पर विशेष चर्चा के लिए इसको कहाँ पेश किया गया, राज्यसभा में पेश किया गया। इस प्रकार इस अध्यादेश के द्वारा 3 तलाक को अपराध घोषित करते हुए मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2018 को एक कानून का रूप दिया गया। क्लियर। इसे 2018 में कानून का रूप दिया गया। अब इस तरह से कानून बनके तैयार होता है, और कानून जब बनके तैयार होता है तो उस कानून के क्या शर्तें होती है कि अगर कोई मुस्लिम पति अपनी पत्नी को 3 तलाक देता है तो उसको क्या क्या सजा हो सकती है, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पर पॉइंट वाइज क्लियर कर रहे हैं। क्लियर। चलिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है, मुस्लिम पति को अपनी बीवी को एक साथ 3 तलाक देना कानूनी अपराध है। सबसे पहली बात तो यही लिखी गई कि ऐसा करना कानूनी अपराध है, जुर्म है। क्लियर। दूसरा पॉइंट की बात करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि पति को अगर वो ऐसा करता है, 3 तलाक देता है, तो उसे अधिकतम 3 साल की सजा भी हो सकती है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, सजा तो होगी ही, प्लस उसको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। उसको तय किया गया जुर्माना भी भरना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पीड़िता, मतलब जिसको वो तलाक देता है, अगर मुस्लिम पति जिसको तलाक देता है, पीड़िता या परिवार के सदस्य द्वारा, या पीड़िता के परिवार के सदस्य मतलब उसके मायके वाले दर्ज करा सकते हैं एफआईआर। या तो पीड़िता जाके दर्ज कराएगी, या तो उसके घर वाले, उसके परिवार वाले भी जाके एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। नेक्स्ट है एफआईआर पर बिना वारंट गिरफ्तारी, मतलब कि एफआईआर करने के बाद बिना
वारंट ही गिरफ्तारी की जा सकती है। मतलब वारंट का इंतजार नहीं किया जाएगा। अगर 3 तलाक देता है कोई मुस्लिम पति तो FIR करने पर उसका बिना वारंट ही गिरफ्तारी की जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। आरोपी को पुलिस जमानत नहीं दे सकती है क्योंकि यह एक संघीय और जुर्म युक्त अपराध है, इसलिए इसको पुलिस जमानत नहीं दे सकती। क्लियर। इसको कौन जमानत देगा? तो मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट पत्नी का पक्ष जानने के बाद पत्नी का पक्ष जानेगा और फिर वो जमानत दे सकता है। अर्थात पुलिस को यह पावर नहीं है कि वह जेल से उसको, कारावास से ही उसको जमानत दे दे। यह मैटर हमेशा मजिस्ट्रेट के द्वारा ही सुलझाया जाएगा। मजिस्ट्रेट के सामने ही उसकी जमानत भी हो सकती है। क्लियर। नेक्स्ट, मजिस्ट्रेट सुलह कराकर, मतलब उन दोनों में आपसी समझाइश कराकर शादी बरकरार रखने का अधिकार है। मतलब मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि उन पति पत्नी को बीच में सुलह करवा दे। सुलह करवाने के बाद शादी को आगे बरकरार रखने की सलाह दे। यह मजिस्ट्रेट को अधिकार है। क्लियर। नेक्स्ट, जब तक फैसला होता है, जब तक फैसला एक कोर्ट में चलेगा, मतलब कोर्ट में ट्रायल चलेगा, तब तक जब तक फैसला चलेगा तब तक जो बच्चा है, अगर बच्चा है तो वह किसके पास रहेगा? माँ के पास रहेगा। माँ के पास रहेगा। क्लियर। अब हम बात करेंगे पति और पत्नी का गुजारा और भत्ता। नेक्स्ट पॉइंट में पति को पत्नी तथा बच्चे का गुजारा और भत्ता देना होगा। मतलब कि वह जेल में भी है तो भी उसे पति और पत्नी, अपने पत्नी तथा बच्चे के लिए गुजारा और भत्ता की रकम देना होगा। क्लियर। क्लियर हो गया होगा आपको पूरे पॉइंट्स। क्लियर। चलिए मित्रों, तो अब हम लोग कुछ इसकी व्याख्या कर लेते हैं, संयुक्त व्याख्या कर लेते हैं। एक व्यवहारिक जीवन में कैसे इसको, सभी कानूनों को एक साथ मिलाकर एक व्याख्या के रूप में पढ़ लेते हैं। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से सुन लेते हैं जिससे ये क्लियर हो जाएगा। चलिए, इसको मैं बताऊंगा। अगर मेरे को बोला जाए कि आप इसकी व्याख्या करें तो मैं इसको इस तरह से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि अगर कोई मुस्लिम पति अपनी पत्नी को 3 तलाक देता है तो पत्नी सीधे जाएगी कहाँ? पुलिस स्टेशन, और कहेगी कि हमारे पति हमें एक साथ 3 तलाक दिए हैं, और वह रिपोर्ट लिखवाएगी, FIR दर्ज करवाएगी, रिपोर्ट लिखवाएगी। क्लियर। वह रिपोर्ट लिखवाएगी, FIR दर्ज करवाएगी। फिर इसके बाद क्या होगा? क्योंकि 3 तलाक अब एक संघीय अपराध माना गया है, कानून द्वारा इसे संघीय अपराध बोला गया है, तो यह एक अपराध होगा। तो इस समय पुलिस बिना किसी वारंट के उसके पति को गिरफ्तार करेगी, उसके पति को गिरफ्तार करेगी, तथा क्योंकि यह गैर जमानती अपराध है, यह गैर जमानती अपराध है, इसलिए पुलिस गिरफ्तार करने के बाद इसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। वह पुलिस इसका जमानत नहीं दे सकती है। इसकी जमानत के लिए या बेल के लिए मजिस्ट्रेट के ऊपर छोड़ा जा सकता है। मजिस्ट्रेट इसका डिसीजन ले सकता है। क्लियर। इसके बाद कोर्ट में दोनों का ट्रायल शुरू हो जाएगा। पति और पत्नी का मैटर कहाँ पहुंच जाएगा? तलाक का मैटर कहाँ पहुंच जाएगा? कोर्ट में, और ट्रायल शुरू होगा। पति पत्नी अपने अपने वकील करेंगे, पति और पत्नी अपने अपने वकील करेंगे जो उनकी तरफ से कोर्ट में बहस करेंगे। ठीक है। और ट्रायल के दौरान यदि यह साबित हो जाता है कि पति ने सच में 3 तलाक दिया है तो उसे 3 साल की सजा भी सुनाई जाएगी। क्लियर। और उसके साथ में कुछ हर्जाना भरने के लिए कहा जाएगा। परंतु अगर ये साबित होता है कि पति पर लगाया गया आरोप झूठा है तो
उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये था अपना 3 तलाक का कानून कैसे लागू हुआ और इस पर प्रमुख, इस कानून के अंदर प्रमुख कौन कौन सी शर्तें होती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए मित्रों। जय हिंद।